नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज मैं आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी। और आज भी मुझे वो कहानी बहुत अच्छे से याद है। तो कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक ऋषि मुनि रहते हैं और उसके दो चेले रहते हैं। ठीक है। तो ऋषि मुनि और उसके दो चेले देखते हैं कि आगे एक नगर है और नगर का नाम अंधेर नगरी है। तो ऋषि मुनि और उसके दो चेले अंधेर नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ऋषि मुनि अपने एक चेले को कहते हैं कि तुम दाएं ओर जाओ और कुछ भोजन खरीद लाओ, और दूसरे को कहते हैं कि तुम बाएं ओर जाओ और कुछ भोजन खरीद लाओ। दोनों चेले अपने ऋषि मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए दाएं और बाएं जाते हैं और ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। तो दोनों चेले यह पाते हैं कि उस गांव में सब कुछ टके सेर का मिल रहा है, चाहे वो भाजी हो, चाहे वो मिठाई हो, खाजा हो, हर चीज़ टके सेर का मिल रहा है। तो दोनों चेले इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि उनकी बहुत चांदी हो गई है इस गांव में आगे, इस नगर में आगे, कि यहाँ पे सब टके सेर का मिल रहा है। ठीक है। तो वो लोग खूब ख़रीदारी करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं और फिर सब खरीद के वो लोग अपने ऋषि मुनि के ओर बढ़ते हैं। ठीक है। जब ऋषि मुनि अपने चेलों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि उन्होंने कम पैसे में बहुत खरीदारी कर ली है। तो ऋषि मुनि पूछते हैं कि तुमने इतने खाने पीने की वस्तुएं इतने कम पैसे में कैसे खरीद ली। दोनों चेले उन्हें बताते हैं कि यह सब टके सेर में है ना। टके सेर में उन्होंने खूब सारी खाने पीने की वस्तुएं खरीद ली है। तो यह सुनकर ऋषि मुनि तो पहले घबरा जाते हैं और अपने चेलों को कहते हैं कि इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। जो गांव में हर चीज़ टके सेर का मिल रहा है तो वहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है ना। हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ना होगा। पर उनके दो चेले हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि अगर इस गांव में सब कुछ टके सेर का मिल रहा है तो हम इस गांव को छोड़ के क्यों जाएं। हम लोग यहाँ पे अच्छा जीवन जी सकते हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे और वो बहुत अच्छे से यह समझते थे कि ये गांव बहुत ख़तरनाक होता होगा। उन्हें ये आभास अच्छे से हो गया था कि इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो ऋषि मुनि अपने दो चेलों को छोड़कर गांव से निकल जाते हैं और दोनों चेलों को यह कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तो ऋषि मुनि गांव से चले जाते हैं और फिर दोनों चेले हंसी खुशी उस गांव में रहते हैं। फिर उसके बाद यह होता है कि
उस गांव का जो राजा होता है वह बहुत ही मूर्ख होता है ना। उस राजा का नाम चौपट राजा होता है। तो चौपट राजा के दरबार में एक बार एक एक आदमी आता है जो कि इंसाफ की गुहार लगाता है कि मेरी बकरी मर गई है और उसे इंसाफ चाहिए। फिर चौपट राजा उससे पूछता है कि तुम्हारी बकरी मरी तो मरी कैसे? फिर वह आदमी कहता है कि मेरे बकरी को ऊपर एक दीवार गिर गई थी। फिर चौपट राजा कहता है कि उस दीवार को बनाने वाले जो मिस्त्री है उसको पकड़ करके लाओ। फिर उसके सैनिक दीवार बनाने वाले जो मिस्त्री हैं उसको पकड़ करके दरबार में हाजिर करते हैं। फिर चौपट राजा उसे पूछता है कि तुमने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई कि उसकी बकरी मर गई? तो वो मिस्त्री कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हुआ यूँ कि मेरा जो आदमी है उसने चूने में कुछ ज़्यादा ही पानी मिला दिया था। इस वजह से चूना ढीला पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया और वो ईंटों को आपस में बांध नहीं पाया। इस वजह से दीवार कमज़ोर हो गई और दीवार ढह गई। फिर चौपट राजा कहता है कि ठीक है, जाओ अपने आदमी को लेके आओ जिसने चूने को गलत तरह से मिलाया था। फिर सैनिक उस आदमी को पकड़ के लाते हैं और दरबार में हाजिर करते हैं। फिर चौपट राजा पूछता है कि बताओ तुमने चूने को ठीक से क्यों नहीं मिलाया? फिर वह आदमी कहता है कि जिस पतीले से मैं पानी मिला रहा था वह पतीला बहुत बड़ा था, इस वजह से ज़्यादा पानी मिल गया और चूना ढीला पड़ गया। तो चौपट राजा बहुत मूर्ख होता है और कहता है कि ठीक है, तुम उस पतीले वाले को लेके आओ जिसने पतीले को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था। फिर सैनिक उस पतीले वाले के पास जाते हैं और उसे दरबार में लाकर हाजिर कर देते हैं। फिर चौपट राजा पतीले वाले से कहता है कि बताओ तुमने पतीला को बड़ा क्यों बनाया? फिर वो पतीला वाला यह कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो अपने बचाव में कुछ कहता है पर उसकी बात सुनी नहीं जाती है दरबार में। तो अंत में बकरी के मरने का आरोप उस पतीले वाले इंसान को मिलती है ना। उस पर ये आरोप आता है कि बकरी के मौत का जिम्मेदार वो पतीला बनाने वाला व्यक्ति है। उसके बाद यह होता है कि उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। पर कहानी में एक बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट है। इसके बाद यह होता है कि जो चेले थे, कहानी की शुरुआत में जो चेले थे, अचानक उसके पास कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, कल तुम्हें फांसी होने वाली है। फिर चेला घबरा जाता है, कहता है कि मैंने क्या किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना।
तो सैनिक कहते हैं कि तुम हमारे गांव में रहते हो और पिछले 2 महीने 3 महीने से तुम काफ़ी खाकर मोटे हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी गर्दन भी बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तो चेला कहता है कि इसमें मेरी मोटी गर्दन का क्या दोष है, तुम मुझे पकड़कर क्यों लेके जा रहे हो। तो सैनिक कहते हैं कि जो जो एक व्यक्ति की बकरी मरी थी उसके लिए फांसी तुम्हें दी जा रही है। फिर वो चेला कहता है कि जब मैंने बकरी को मारा ही नहीं तो फांसी मुझे क्यों दी जा रही है ना। आप उसे फांसी दीजिए जिसने कि दीवार गलत बनाया है ना, या जिस आदमी की गलती है। तो सैनिक कहते हैं कि नहीं, हमारे चौपट राजा ने ये कहा है कि बकरी की जो मौत हुई है उसके लिए किसी न किसी को फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए, है ना। और जो पतीला वाला था उसकी गर्दन बहुत पतली है और जो फांसी की जो फंदा है वो कुछ ज़्यादा ही मोटा बन गया है। अब चौपट राजा ने यह फैसला लिया है कि जिस आदमी के गर्दन में वो मोटी फांसी का फंदा बैठेगा, हाँ, जिस आदमी के गर्दन में वो फांसी का फंदा बैठ जाएगा उसे ही फांसी होगी, और जिसके गर्दन में वह ढीला आएगा उसे फांसी नहीं होगी। तो पतीला वाला तो पतला दुबला आदमी था, तो उसे फांसी नहीं दी जा रही है और उसके बदले एक मोटे व्यक्ति को फांसी दी जाएगी जिसकी गर्दन उस फांसी के फंदे में आराम से बैठ जाएगी। तो चेला तो पिछले 3 महीने से खा के बहुत मोटा हो चुका था, तो उसकी गर्दन बहुत मोटी हो गई थी। इस वजह से अब फांसी उसे दी जाएगी। तो फिर वो चेला घबरा गया और मदद की गुहार लगाने लगा, है ना। और फिर उसने अपने मन में अपने गुरु जो ऋषि मुनि थे उनको याद किया और उनको स्मरण करके बुला लिया। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, और सैनिकों को कहते हैं कि हमें दरबार ले चलो जहाँ पे चौपट राजा है, मैं चौपट राजा से बात करूँगा। फिर ऋषि मुनि और उसके चेले दोनों चौपट राजा के दरबार पर पहुँचते हैं और ऋषि मुनि फिर कहते हैं कि मेरे चेले को फांसी ना दे करके मुझे दी जानी चाहिए। तो चौपट राजा कहता है कि तुम्हें क्यों देनी चाहिए, है ना। फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि क्योंकि यह बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जिसे भी फांसी दी जाएगी वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो चौपट राजा कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फांसी ना ऋषि मुनि को मिलेगी ना उसके चेले को मिलेगी, है ना। वो फांसी खुद उस राजा को ही मिलनी चाहिए। तो ऋषि मुनि ने बहुत ही चालाकी से उस मूर्ख चौपट राजा को सबक सिखाया और उसकी मूर्खता का फ़ायदा उठाते हुए खुद उसे फांसी के फंदे में चढ़वा दिया। तो अंत में ऋषि मुनि और उसके चेले की जान बच गई और चौपट राजा ने खुद को ही फांसी पर लटकवा दिया था। तो अंत में यह हुआ कि चौपट राजा अपनी मूर्खता से ही मारा गया और चेले और ऋषि मुनि की जान बच गई। अंत में ऋषि मुनि का कहना बिल्कुल सही था
कि उस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, जो चेला बहुत अच्छे से समझ चुका था। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो मुझे अपनी स्कूल में पढ़ाई गई थी, और मुझे अब तक वो बहुत अच्छे से याद है। और जब भी मैं उस कहानी को याद करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत हंसी भी आती है। धन्यवाद।